वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है हिंदी, बस इतना ही आपको करना है। और ये जो आपको मैं हिंदी की वीडियो लेके आया हूँ, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहाँ पर आपको पूरे के पूरे नंबर इसी वीडियो से आपके आ जाएंगे। और किन एग्ज़ाम्स के लिए आएंगे, जितने भी ग्रुप सब ग्रुप वाले एग्ज़ाम होते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और अभी आपका जो उद्यान विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी जो 14 नंबर का आएगा वो इसी वीडियो से आएगा। और जो सब इंजीनियर का है एग्ज़ाम, जो आपका सितंबर में होने वाला है 24 सितंबर को, उसमें भी इसी वीडियो से क्वेश्चन आएंगे। बाकी इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न आपके लेके आया हूँ वो है उद्यान विकास अधिकारी के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। और उनके साथ मैंने अपने हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशंस में मैंने आपको नोट्स अटैच किए हैं, और वही नोट्स बस आपको पढ़ने हैं, आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। दोस्तों, अभी सब इंजीनियर के पेपर में 2 महीने का वक्त है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक जो हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा दूं। लेकिन इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके पूरे 14 नंबर कहीं नहीं गए, सारे के सारे नंबर आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बीच बीच में मैं आपको कहीं पे कुछ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा याद करने की, और बाकी मैंने नोट्स तो हर एक चीज़ के अटैच किए ही हुए हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, एग्जामिन सुरेश मालवीय सर, जो कि चैनल का पेज ग्रुप है। यहाँ पर सिर्फ मेरे ही मैसेज जाते हैं, और एक है अपना चैट ग्रुप जो कि है सुरेश मालवीय सर एग्जामिन चैट ग्रुप। तो वहाँ पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये जो पेपर है ये बिल्कुल व्यापम का प्रीवियस ईयर पेपर है, जनरल हिंदी है ना। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है वर्तनी से संबंधित। तो आपको वर्तनी, एक पहला टॉपिक मिल गया आपको कि आपको वर्तनी पढ़नी है। ठीक है ना। तो वर्तनी के मैंने नोट्स आपको इस क्वेश्चन के बाद लगाए हुए हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है कोमलांगिनी, कोमलांगिनी, कोमलांगी और कोमलागी, है ना। तो दोस्तों, यहाँ से वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि कोमल अंगों वालों की बात हो रही है। तो कोमल अंग तो मेल फीमेल दोनों के हो सकते हैं। तो ये जितने भी ये इनी इनी है ना, ये दोनों कट जाएंगे, है ना। और कोमलागी कुछ होगा नहीं, तो कोमलांगी होगा, कोमलांगी। दोस्तों, कुछ वर्ड मैंने आपको दे के रखे हैं जिनमें जनरली मिस्टेक होती है और जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि श्रीमती। ये वर्ड लिखते थे हम श्रीमती, लेकिन इसका श्रीमती होता है। ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा अंत्याक्षरी, है ना। ये जो वर्ड है ये बार बार पूछा गया एग्ज़ाम में। हम आलपिन पढ़ते हैं लेकिन ये आलपीन होता है है ना। हम आविष्कार बोल देते हैं लेकिन ये आविष्कार होता है। हम अनाधिकार बोलते हैं लेकिन ये अनधिकार होता है। हम चार दीवारी बोलते हैं, ये चार दीवारी होता है ना। तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पर हम बारात बोलते हैं, जनरली बारात ही बोलते हैं लेकिन ये बारात होता है। ठीक है ना। ठीक है। दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होता, ये दुर्वस्था होता है। तो ये जो वर्ड हैं आप लोगों को देखने हैं। हम जैसे कि अनुदित पढ़ लेते हैं लेकिन ये अनुदीत होता है। नुपुर पढ़ लेते हैं, ये नूपुर, नूपुर होता है, नूपुर। हम सुई, सुई बोलते हैं, सुई, लेकिन ये सुई नहीं होता, सुई होता है। ठीक है। जितने भी मैंने इन सर्कल किए हैं ना वर्ड, इनको तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही है। देखो ये पत्नी है ना, पत्नी ऐसा नहीं होता, पत्नी होती है ना। न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है। लोहार नहीं होता, लोहार होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कुछ पॉइंट से मिस्टेक, अड़ा, ढा, है ना, विसर्ग, विसर्ग, ये बहुत सारी आपकी, है ना, ये अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे नवाब नहीं होता, नवाब होता है। ठीक है। बीबी नहीं होता, वी होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में ये दो आधे जा होते हैं। ठीक है। तो आपको ये पूरे इनको एक बार पढ़ लेने हैं, जितने मैंने ये आपको नोट किए, ये जो इनसर्कल किए हैं ना, गोले जिनमें बनाए हैं, तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के ही जाना है। तो ये आपके हो गए हैं वर्तनी वाले क्वेश्चन। फिर आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं कि अब जो क्वेश्चन आपका आया है दूसरा क्वेश्चन, वो है आपका संधि से रिलेटेड। तो दूसरा टॉपिक आपका संधि पूछा जाता है। तो संधि में भी दोस्तों आपको जैसे कि एमपीएसआई का पेपर हो गया 70 नंबर का आता है, तो उसमें संधि बिल्कुल डिटेल से पूछी जाती है, इसमें बिल्कुल नहीं पूछी जाती। केवल स्वर संधि आपने अच्छे से कर ली तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संधि पढ़ा देता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं।
तो संधि आपको पता ही है, दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है जो ध्वनि में विकार होते हैं, है ना। ये डेफिनेशन है, आप देख लेना, उसे अपन संधि बोलते हैं। संधि 3 तरीके की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। दोस्तों अगर आपने स्वर पढ़ ली ना संधि अच्छे से, तो आपको ये दोनों पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। स्वर संधि होती हैं आपकी 5 तरीके की, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। आपको इसी क्रम में इनको याद रखना है क्योंकि ट्रिक लगेगी इसमें, है ना। तो दीर्घ गुणों में अगर वृद्धि होगी तो यण अयादि संधि बन जाएगी। आप इसको कैसे भी ट्रिक बना के याद कर लेना, लेकिन आपको इसको लाइन से याद रखना है। क्यों याद रखना है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दीर्घ संधि क्या होती है। पहले मैं पढ़ा दूँ, फिर इसके बाद आपको ट्रिक बताऊँगा। तो जो दीर्घ संधि होती है, इसमें क्या होगा, जब जब एक ही स्वर यानी कि सेम सेम स्वर होंगे, है ना, चाहे तो वो छोटा बड़ा हो, छोटी बड़ी हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो या ऋषि हो, है ना, इनको इनके ही ग्रुप से जब मिलाया जाएगा, जब एक ही स्वर के दो रूप लघु या दीर्घ एक दूसरे के बाद आए तो उस स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, है ना। जैसे कि आ कैटेगरी वाले में आ ही आएंगे, चाहे छोटा आ के साथ छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, है ना, या बड़ा आ के साथ छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, है ना, आएंगे लेकिन अपने समान जाति वाले ही, ठीक है ना। जैसे ऊ के साथ छोटा ऊ भी आ सकता है, बड़ा ऊ भी आ सकता है। तो ये जो होगी वो होगी दीर्घ स्वर संधि। इसमें जब भी जो बनेगा वो बड़ा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है युग धन अंतर, तो गा है, तो गा में कौन सी मात्रा आ रही है, छोटे आ की मात्रा आ रही है। अंतर में कौन सी मात्रा आ रही है, इसमें भी छोटे आ की मात्रा आ रही है। तो दोनों छोटे आ मिलके क्या बना देंगे, बड़ा आ, तो युगांतर हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से भय धय आनक, भयानक जो वर्ड है, तो या में काई की मात्रा है, छोटा आ की, है ना, और यानक में काई की मात्रा है, आनक में बड़ा आ की है, तो ये दोनों मिलके बड़ा आ बना दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग ये रविंद्र और ये लघुत्तम का एग्जाम्पल देख लेना, है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि बनेगी। जब भी आपके सेम सेम वाले छोटे या बड़े मिलेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, अभी समझाऊंगा मैं ये ट्रिक, पहले आप पूरा पढ़ लो। अभी जैसे गुण संधि क्या होगी, तो गुण संधि में क्या होगा, ये छोटा आ बड़ा आ, केवल छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि, है ना, ये आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ अर हो जाएगा। जैसे छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी बड़ी आएगी तो ए होगा, इनके साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो ओ होगा, इनके साथ ऋषि आएगा तो अर होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, जैसे देवधन इंद्र है, तो यहाँ पर आ के साथ क्या आया है, सॉरी, यहाँ पर आ के साथ क्या आया है, ई आई है। तो आ के साथ जब भी ई आएगी तो क्या होगा, ए बनेगा। तो देवधन इंद्र का क्या हो जाएगा, देवेंद्र, एक ही मात्रा आ गई ना, बन गई ना। इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर छोटा आ के साथ छोटा आ के साथ ऊ अगर आ जाए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पर, तो यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पर उपकार में ऊ की मात्रा है, तो ये क्या बन जाएगा, ओ, तो परोपकार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो देव लिखा है, तो देव में क्या है, आ है और ये ऋषि है, आ और ऋषि मिलेंगे तो अर, तो देव ऋषि, देव अर्षि, देवर्षि, अर अर आ रहा ना बीच में, तो ये देवर्षि। तो ये आपकी कौन सी हो गई, आपकी गुण संधि हो गई। तो दो संधि आपकी कंप्लीट हो गई हैं। फिर आपकी आती है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में आपका कुछ नहीं होना है। अभी हमने छोटा बड़ा के साथ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि तक ले लिए, अब ए ऐ ओ औ लेना है। क्या लेना है, ए ऐ ओ औ। तो जब भी आपके छोटा बड़ा के साथ ए ऐ और ओ औ आए तो क्रमशः ऐ और औ बन जाएगा। जैसे कि ए ऐ आएगा तो ऐ बनेगा, औ आएगा तो औ बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आ के साथ अगर ए आ रहा है तो ऐ बनेगा। जैसे हित धन ऐसी, है ना, तो हित में आ है, इसी में ए है तो हितैषी हो जाएगा। सदा धन एव, आ और ऐ है तो सदैव हो जाएगा। प्रधन औद्योगिकी तो प्रौद्योगिकी हो जाएगा। तो यही आपके एग्जाम्पल हैं। तो 3 हो गए आपके, दीर्घ, गुण और वृद्धि। इसी लाइन में याद करना आपको। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यण संधि है। तो जब लघु या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः या वा रा हो जाता है। देखो, या तो छोटी या बड़ी हो, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, या ऋषि हो, इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए इनके अलावा, मतलब अन्य स्वर आएगा जिसमें से अपन ने माइनस कर दिया है छोटी बड़ी, मतलब जितने भी स्वर हैं आपके 10-11, है ना, मैं आपको बताऊंगा वो 10 और 11 कैसे होंगे। तो जितने भी आपके स्वर हैं उनमें से इन वालों को हटा देना है। इनके अलावा कोई भी इनसे जुड़े, चाहे छोटा आ जुड़ जाए, बड़ा आ जुड़ जाए, ऊ, यहीं ओ औ कछु जुड़ जाए, है ना, तो अपना क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये या बनेगा। ई के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो या बनेगा, ऊ के साथ आएगा तो वा बनेगा, ठीक है, ऋषि के साथ आएगा तो रा बनेगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि ई के साथ आ रहा है तो या बन रहा है। जैसे यदि धन अपि तो यद्यपि, है ना,
ये दिख रहा है ना, यदि धन अपि तो यद या आ जाएगा, अति धन अधिक तो अत्यधिक, है ना, उपरि धन युक्त तो ई के साथ उ आ रहा है तो यू बन गया, या बन गया, है ना। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं। तो यण संधि में भी आपके, है ना, एक बार और आप लोग देख लो कि छोटे ई वालों के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो या बनेगा, छोटा ऊ वालों के साथ अन्य स्वर आएगा तो वा बनेगा, ऋषि के साथ आएगा तो रा बनेगा। तो आप लोगों को ये देख लेना है। फिर ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ पे देख लेना। वहाँ की लास्ट में जो है आपकी अयादि संधि है। तो जब भी आपके ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए, है ना, तो आए आए अब आओ हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। अगर आपने स्वर संधि अगर अच्छे से पढ़ ली तो आपको संधि में दिक्कत होनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्वर संधि केवल करके कई सारे एग्जामों में पूरे में से पूरे नंबर लाए हैं। बाकी क्या है ना, बाकी संधियाँ क्या होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं, उनको डीपली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो स्वर संधि जो होती है वो अच्छे से पढ़ लो, जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि ए के साथ कोई अन्य स्वर आए, है ना, ए के साथ ए और ऐ को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर आएगा तो आय बनेगा। ऐ के साथ, है ना, मतलब ए और ऐ का हो गया, ओ और औ का इनके अलावा कोई आएगा तो ए का आय हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए के साथ कोई अन्य स्वर आए तो आय होगा, ऐ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो आय होगा, ओ के साथ आए तो अव होगा, और औ के साथ आए तो आव होगा। ठीक है, कैसे होगा एक बार यहाँ पे देखो। जैसे ए के साथ आ रहा है तो हमारा क्या होना चाहिए, आय होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ने अन, दिखा है ना, ए और आ है तो यही चीज़ हो रही है, तो आय होना चाहिए। तो नयन, देखो नय नयन, है ना, तो बोलने में आ रहा है ना नयन। इसी तरीके से ए के साथ आ जाएगा तो आय हो जाएगा। जैसे गे धन अक, गई धन अक, तो गई में क्या हो जाएगा आपका, ये आई और आ, तो आय होना चाहिए, तो गाय हो गया ना, गायक। गए धन अक, गए धन अक गायक। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको देखा है ओ के साथ आ आएगा तो पो धन अन, तो पो अन तो पवन, तो अब हो गया इसमें। इसी तरीके से पौ धन अक तो आव होगा, तो पावक पावक। इसी तरीके से ओ धन ई है तो औ धन ई है तो आवी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका दिख रहा है ना, नौ धन एक नाविक। तो इस तरीके से आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो जाती हैं। इनको एक बार हम रिवाइज करेंगे, कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पे देखेंगे। इनको हम 3 ग्रुप में बांटेंगे, जितने भी स्वर हैं, छोटा आ बड़ा आ, है ना, इसको ए बोलेंगे, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि, इसको बी बोलेंगे, ए ऐ ओ औ को हम सी बोलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर हम सेम सेम ग्रुप को मिलाएंगे, है ना, सेम और सेम को जब भी हम मिलाएंगे, ए का मतलब नहीं है, यहाँ पर कोई भी जब सेम सेम स्वर आएगा तो दीर्घ संधि होगी। ठीक है ना, जब हमारा कोई भी सेम सेम स्वर आएंगे तो दीर्घ संधि होगी। ठीक है ना, जब भी हमारे सेम सेम स्वर आएंगे तो दीर्घ संधि होगी। लेकिन जब भी हमारा इस ए के साथ हमारा बी वाला आइटम जुड़ेगा, है ना, बी वाला आइटम जुड़ेगा तो हमारी गुण संधि बनेगी। और जब भी हमारा इस ए के साथ सी वाला आइटम जुड़ेंगे तो हमारी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वृद्धि संधि होगी। समझ में आ रही बात। जब भी हमारे सेम सेम वाले आएंगे तो हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। जब ए के साथ बी वाले आइटम जुड़ेंगे तो गुण संधि होगी। जब ए के साथ सी वाले आइटम जुड़ेंगे तो वृद्धि संधि होगी। ठीक है, क्योंकि हम नाम भूल जाते हैं ना कभी कभी कि कौन सी संधि हो रही है, जुड़ना तो हम समझ जाएंगे। तो इस तरीके से हो गया। फिर आपका जब भी आपका ये जो बी वाले आइटम है ना, बी वाले आइटम के साथ कोई भी अन्य स्वर आएगा, है ना, यानी कि बी वाले आइटम कौन से थे, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि, इनके साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो यण संधि होगी। और सी वाले आइटम के साथ कोई अन्य आएगा तो अयादि होगी। तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ संधि पूरी। ठीक है, जब भी आपके ये दिख रहा है ना, ये वाले दिख रहा है, इनके साथ जब भी आपके सेम सेम आइटम आएंगे, है ना, मतलब इन्हीं का आना चाहिए, है ना, इन्हीं वाले सदस्य जुड़ने चाहिए और बड़ा शब्द बना देंगे तो दीर्घ संधि होगी। फिर इसके अलावा आपका ए वाले आइटम जो दिख रहा है ना, ए यानी छोटा बड़ा के साथ बी वाले जोड़ेंगे तो गुण होगी, छोटा बड़ा के साथ सी वाले जोड़ेंगे तो वृद्धि होगी। ठीक है, 2 कंप्लीट हो गए। फिर इस बी वाले के साथ कोई अन्य आ जाए तो हमारी यण होगी, सी वाले के साथ कोई अन्य आ जाए तो अयादि होगी। ठीक है ना, तो याद कर लेना आप लोग ऐसे करके। बाकी यहाँ पे आपकी जो व्यंजन संधि है तो ये मैंने यहाँ पे नोट्स लगा दिए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग इसको देख लेना, है ना, किसका क्या बन रहा है। तो इतना मेरे पास अभी टाइम है नहीं है, इसको मैं डीपली क्लास में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको व्यंजन पहले पढ़ाने पड़ेंगे कि कौन से व्यंजन
क्या होते हैं। तो आप लोग इसको यहाँ पर देख लेना। इसी तरीके से आपकी विसर्ग संधि है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जितने आपको इसमें दिख रहे हैं ना, अगर आपने ये भी कर लिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी इन सभी को मैं डीपली, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डीपली मैं आपको इनको पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है, यानी कि बाकी सभी सत्य होंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पे देखेंगे आप समास, समास के क्वेश्चन है। तो एक बार हम समास पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये दिख रहा है आपको समास। तो ये समास की डेफिनेशन है। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, है ना। ये हमारे 6 टाइप के समास होते हैं। तो इनकी आपको बड़े अच्छे से इनको पढ़ना है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक रहता है। पदों की प्रधानता के आधार पर देखो, अव्ययी भाव समास होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये 3 समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, तीसरा ही कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना। अव्ययी भाव में जो पहले वाला पद होगा, पूर्व पद मतलब कि पहले वाला पद, है ना, वो प्रधान होगा। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु में बाद वाला। द्वंद्व समास में तो दोनों, जैसे माता पिता, दोनों ही प्रधान हैं। और बहुब्रीहि में कोई अन्य पद ही होगा। अभी अपन देखेंगे कि ये क्या चल रहा है, ये प्रधान प्रधान क्या है, सरपंच की बात तो नहीं हो रही कहीं, है ना। तो इसको हम अभी समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अव्ययी भाव समास लिखा है। क्या लिखा है? अव्ययी भाव। तो इसमें हमने बोला है कि पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है ना। पूर्व पद प्रधान होता है और जो पहला ही जो पद होगा वो अव्यय होगा। अव्यय मतलब, अव्यय कुछ शब्द होते हैं जैसे कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इन्हें हम अव्यय बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे यथा संभव, है ना, प्रतिदिन, प्रत्येक, है ना, प्रतिधन एक, प्रत्येक, आ जन्म। तो इनमें क्या है? हमारा पूर्व पद प्रधान है ना। दिन तो है हमारा शब्द, लेकिन प्रतिदिन यानी कि बात चेंज कहाँ से हो रहा है? पूरा मीनिंग प्रतिदिन से यहाँ पे हमारा मीनिंग चेंज हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये जो हमारी जो समास होगी वो होगी कौन सी? अव्ययी भाव समास होगी। इस तरीके के जो वर्ड होंगे ये हमारे अव्ययी भाव समास होंगे। जैसे कि जन्म है तो आ जन्म, यानी कि जीवन भर। यथा संभव मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना, ठीक है। ये यहाँ पर इनका मीनिंग है। तो पूर्व पद प्रधान है। कर्मधारय में क्या होगा? उत्तर पद प्रधान, यानी बाद वाला। तो दोनों पदों में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। क्या होता है? जैसे कि देखो, कर्मधारय में क्या हो रहा है कि चरण कमल, है ना, तो दूसरा पद प्रधान है ना। मतलब जो चरण है वो क्या है? कमल के जैसे हैं। नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला है ना। मणि कैसी है? लाल है। पुरुष कैसा है? लोहे का है। आनंद कैसा आ रहा है? परम आनंद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? कर्मधारय में होंगे, ठीक है। अभी ये कर्मधारय में मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा सा डाउट इसमें होगा। क्यों होगा मैं बताऊंगा। जब भी हमारा द्विगु समास आएगा, द्विगु समास, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी कि पहले वाला जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सप्त सिंधु, ये पहले वाला संख्यावाचक है, ठीक है। मतलब जब भी हमारी संख्या वाली बात हो जाए, नंबर वाली बात हो जाए, तो द्विगु समास होगी। त्रिलोक, 3 लोक, दोपहर, 2, चौराहा, 4 राहों वाला। तो पहला जो पद है वो संख्यावाचक क्या है? विशेषण है ना, ठीक है। और पद कौन सा प्रधान है? उत्तर पद, यानी कि 4 तो है लेकिन क्या है? राह हैं। पहर हैं 2 हैं, लोक हैं 3 हैं, सिंधु हैं 7 हैं। ये जो वर्ड है, अब यहाँ पर कुछ और देख पा रहे हैं आप लोग कि जैसे ही अगर आप 1 से लेके 9 तक, है ना, या फिर आप लोग 100 तक के जो भी अगर आपके शब्द आ जाएं कहीं पे, है ना, तो वो वहाँ पे होगी द्विगु समास, है ना। और जब भी आपका जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं 64, है ना, तो 64 में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। 1 से लेके 9 तक 10, 20, 30, 100 इस तरीके के जो शब्द होंगे ना, इनमें आपके क्या होंगे? द्विगु समास होगी। लेकिन जब भी आपके अगर आ जाएँ 64, जैसे कि 60 + 4 हैं, तो इसमें दोनों प्रधान हैं, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगी। कैसे होगी ये देखो, नई चीज़ बता दी कुछ, है ना। चलो मैं बताता हूँ इसको। देखो 1 से लेके 9 तक आए, सप्त सिंधु हो गया, नवरंग हो गया, है ना, नवग्रह हो गया, है ना, अष्टभुजा हो गई। ये सब 1 से लेके 9 तक की जब भी गिनती आएंगी आपकी, तो वो द्विगु में आएंगी।
फिर आपका 10, है ना, दशानन, है ना, 20, 20 भुजा, कुछ भी होगा वो दिगु में आएंगे। लेकिन आपका अगर 23 आ गया, 25 आ गया, 64 आ गया, है ना, इस तरीके के जो वर्ड आ जाएं, है ना, जब भी जैसे कि एक 64 योगिनी वर्ड होता है तो 64, है ना, 64। अब इसमें क्या है, चौ और सठ, 20 अलग वर्ड है, 20 में केवल एक ही नंबर है 64, यानी कि 64 में 2 वर्ड आ रहे हैं, 4 और 60, है ना। तो इस तरीके से ये जो वर्ड है ये 60 और 4 से मिलके बनता है, तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास होती है। तो आप लोग ज़रा ध्यान देना इस वर्ड में, यहाँ पर आप लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को डिटेल क्लास में तो और अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा ही। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं, जैसे कि जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो और अथवा या वगैरह लगते हैं, जैसे नदी और नाले, माँ और बाप, नर और नारी, ऊंच नीच, माता पिता, राधा और कृष्णा, 64, हाँ 64, ठीक है ना। तो दोनों ही प्रधान हैं, इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा, यहाँ पे अभी रिवीजन करवा दूंगा। बहुब्रीहि समास, देखो कर्मधारय और बहुब्रीहि में थोड़ा सा अंतर है। बहुब्रीहि में दोनों पद ही अप्रधान हैं, है ना, दोनों ही पद क्या है, अप्रधान है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे लंबोदर, मृत्युंजय, पंकज, दशानन। अभी देखो आप लोग बोलोगे कि सर लंबोदर, है ना, या फिर आपका कभी मान के चलो मैंने बोला था नीलकंठ, आपको एक वर्ड बोला था वहाँ पे नीलकंठ, सर नीलकंठ में का मीनिंग भी तो शिव होता है ना, शिव जी का मीनिंग होता है इसको, है ना। तो ये बहुब्रीहि में भी है और आपने इसको कर्मधारय में पढ़ा दिया, है ना। तो भाई ऐसा है कि ऑप्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों हों तो आपको बहुब्रीहि को मान्यता देनी है, कर्मधारय और बहुब्रीहि में आपको बहुब्रीहि को मान्यता देनी है, यानी कि जो तीसरा मीनिंग निकलेगा उसको मान्यता आपको देनी है, ठीक है ना। दोनों में बस यही थोड़ा सा देखना है आपको, लगभग लगभग, है ना, थोड़ा बहुत अंतर इसमें होता है, आप लोग देख पाएंगे। लाल मणि, है ना, मतलब जैसे नीलकंठ वर्ड अगर आ जाएगा तो आप लोग कर्मधारय में भी लगा सकते हैं, बहुब्रीहि में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। फिर ये आपके तत्पुरुष समास, है ना, तो ये आपने देखा होगा ना, कर्ता ने कर्म को, है ना ये आप लोग इसको ज़रा देखेंगे कि कहाँ पे क्या होगा। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, तत्पुरुष समास हो जाएगी। और एक और आपकी कौन सी बच रही है, अच्छा तत्पुरुष समास हो गई, 6 ही समास हो गई ना आपकी पूरी की पूरी। हाँ, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास देखिए, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ कुछ वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि विरोधजनक, है ना, विरोध को जन्म देने वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष है ना, यानी कि किसी को जन्म दे रहा है, कर्म हो रहा है, करण तत्पुरुष, है ना। अकाल से पीड़ित, जब भी इस तरीके के वर्ड होंगे जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। संप्रदान, संप्रदान का मीनिंग होता है के लिए, है ना, जैसे देश के लिए भक्ति, गऊ के लिए शाला, गौशाला, देशभक्ति। अपादान मतलब कुछ एक ऐसा मीनिंग होना चाहिए जो अलग प्रतीत होना चाहिए, मतलब अलग होने का, जैसे कि अपादान, देखो संप्रदान मतलब अंदर की तरफ, मतलब देश के लिए। अपादान मतलब बाहर की तरफ, जैसे कि पदच्युत यानी कि पद से मुक्त, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, धर्म विमुख, है ना, धर्म से अलग, मतलब इस तरीके का दोनों में ही देखो, ठीक है, समझ रहे हो। फिर आपका आता है संबंध, तो का की के मतलब कि जगत का नाथ, है ना, राम का चरित्र, मृत्यु का दंड, इस तरीके के पद होते हैं, शब्द होते हैं, तो संबंध होता है। अधिकरण मतलब कि मुनियों में श्रेष्ठ, सभी में उत्तम, है ना, युद्ध में रथ, तो इस तरीके के जो वर्ड होंगे वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगी, ठीक है। तो अभी क्या है ना, वीडियो को थोड़ा सा लंबा नहीं करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सभी को बता दिया है, तो आप लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम अब अपन आते हैं कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है, द्वंद्व में तो दोनों ही प्रधान होंगे, जैसे माता पिता, है ना। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, तो ये बात भी अपनी समझ में आ रही है ना, तो ये भी सही है।
फिर यहाँ पर आ रहा है कर्मधारय समास में दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध हो सकता है। ये देखो अपन ने नोट्स में लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। फिर द्विगु समास में दूसरा पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा नहीं होता, पहला शब्द होता है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, यही आपको बस पढ़ने हैं, आपका काम हो जाएगा। अभी अपन थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उपसर्ग आपको आने हैं, उपसर्ग और प्रत्यय आने हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे के रखा है कि प्रत्यक्ष में आपको उपसर्ग पहचानना है ना। तो प्रत्यक्ष में आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पर आपका होगा जो उपसर्ग आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्या उपसर्ग हो जाएगा? प्रति, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड भी आपको लगाए हैं। यहाँ पर घुमक्कड़ में आपका क्या हो जाएगा? अक और ये तो होंगे नहीं, अक्कड़ हो जाएगा, घुमधन अक्कड़, है ना। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ उपसर्ग वगैरह ये आपको लगा के रखे हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना, है ना। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के, है ना। तो इनको पढ़ाने से तो कोई मतलब है ही नहीं, आप लोगों को एक बार इसको देखना है। ये देखो अक्कड़ लिखा है, ये आ गया था घुमक्कड़, है ना। तो यही आपको देखने हैं। जैसे अब ये प्रीति वाला आया था हमारा, है ना। प्रीति कहाँ है हमारा? ये है प्रीति, ये लिखा है प्रीति, है ना। प्रीति प्रत्यक्ष में प्रीति वाला उपसर्ग है। तो यही आपको पढ़ने हैं जितने नोट्स में आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आपका एग्ज़ाम में पूरा पूरा आ जाएगा, है ना। ये मैंने आपको दे दिए हैं उपसर्ग और प्रत्यय लगा के, ये नोट्स के रूप में दे दिया, आपको कोई बुक की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं विलोम शब्द। तो देखो विलोम शब्द तो आपको जनरली मीनिंग पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने नोट्स अटैच कर दिए हैं। देखो नश्वर का होता है कि जो समाप्त हो जाता है ना। लेकिन आपको अगर यहाँ पे देखो, आप ऑप्शन देखना ज़रा ध्यान से, है ना। लास्ट का ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलो इन तीनों में अपन देखते हैं पहले क्या है। नश्वर का अनश्वर भी हो सकता है, अचिरंतन तो नहीं होगा, चिरंतन भी हो सकता है। अब इन दोनों वर्डों में आपको कौन सा लगाना है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा वर्ड अगर मिल जाए, जब भी कभी ऐसा आ जाए कि दो वर्ड हैं और उनके मीनिंग सेम है, तो हमें वो वाला वर्ड टिक करना है जिसमें आपको मतलब अलग तरीके का, जैसे कि मैंने बोला कोई भी एक वर्ड है, मान के चलो कोई भी एक वर्ड है जिसमें हमने, जैसे कि ये यही है, नश्वर ही है ना, नश्वर है ना। नश्वर अगर एक वर्ड है तो इसको हमने अगर आ लगा के इसका उल्टा बनाया है ना। और एक तो ये वर्ड हो गया, और एक इसका बिना आ लगाए ही कोई एक वर्ड हो तो उस वर्ड को मान्यता देनी है ना। समझ गए? जैसे उदित है ना, और अनुदित, ऐसे कुछ वर्ड हैं और उसका कोई एक और मीनिंग होगा तो हम वो वाला मीनिंग लगाएंगे, कुछ आवा लगा के हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे कुछ वर्ड याद नहीं आते हैं, क्या एकदम से अपन पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे कुछ वर्ड्स याद नहीं आते, है ना। कोई भी एक वर्ड होगा, जैसे कि रोगी हो गया, है ना, और इसका निरोगी करके बनाया है, और रोगी का कोई एक और वर्ड आ जाए तो उस वर्ड को मान्यता देनी है इसके समानार्थी में। ठीक है, तो ये चिरंतन है, चिरंतन मतलब भी होता है बिल्कुल हमेशा चलने वाला। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना इसको। पर्यायवाची आएगा आपका उदधि। उदधि मतलब होता है समुद्र, सी। तो पयोधि, पारावर, सिंधु, ये तीनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, है ना। ये कुछ प्रत्यय वाले वर्ड रह गए थे यहाँ पे, पर्यायवाची आप देख लेंगे, यहाँ पे इनके पर्यायवाची लगा के रख दिए हैं मैंने, है ना। पर्यायवाची आप लोग देख लेंगे तो इनको आप लोग पढ़ लेना, है ना। मैं पढ़ाने इनको नहीं बैठ रहा। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपका आएगा मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब होता है मोक्ष की इच्छा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मुमुक्षु, तो मोक्ष का इच्छु, है ना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, है ना। यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा मोक्ष की इच्छा नहीं, इच्छु बोल रहा है ना उसने, मोक्ष का इच्छुक, है ना। तो वही हो जाएगा इसका डी आंसर। विलोम शब्द मैंने आपको बताया था, तो विलोम के आप लोग ये पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर विलोम कुछ वर्ड मैंने लगा के रखे हैं आपको, तो इनको आप लोग एक बार पढ़ लेना, ये एक बार में ही आपको याद हो जाने चाहिए। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो अब आपको शुद्ध वाक्य भी आएंगे, है ना। तो आपको मैं यहाँ पर
देख लेना ज़रा कि सबसे पहले तो वाक्य शुद्धि के मैंने नोट्स लगाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। वह बैठकर आसन ग्रहण किया, ये क्या है? या तो वह आसन ग्रहण किया, यही है बैठकर आसन, आसन ग्रहण करेगा तो बैठेगा ही। उसने आसन ग्रहण किया, है ना, एक वर्ड ये है। उसने आसन ग्रहण किए, किए तो नहीं होगा। उसने बैठकर आसन ग्रहण किया, ये नहीं होगा। तो उसने आसन ग्रहण किया, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसने आसन ग्रहण किया, सही बात है। वाक्य शुद्धि देखो, वाक्य में कितनी अशुद्धियाँ होती हैं। सबसे पहले तो संज्ञा की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाईं। लड़ियाँ नहीं होती, कड़ियाँ होती हैं, है ना। लड़ी तो अलग होती है ना। लड़ी तो पटाखे की लड़ी होती है, कड़ी कड़ी होती है ना गीतों में। एक कड़ी सुना दे, गांव में भजन होते हैं ना, तो एक कड़ी वो अलग आंटी गाती हैं, दूसरी कड़ी दूसरी, तो वहाँ से याद करना है इसको, है ना। तो ऐसे करके गोलियों की बाढ़, बाढ़ कहाँ आएगी? बाढ़ तो पानी से आती है, बौछार, है ना। तो ये वर्ड आप लोग थोड़े से इनको पढ़ लेना। विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी। मेरे से मत पूछो, मेरे क्या होता है? मेरे से मत पूछो वर्ड नहीं होता, है ना। ये क्या होता है? देखो वो चला गया, है ना। अच्छा वाला पढ़ रहे थे, वो बीच की बटन दब गई। लैपटॉप से ही पढ़ाऊँगा आपको। वो क्या है, उसमें थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं आती, तो इसलिए मेरे से मत पूछो, यही बोलता है, मेरे से मत पूछो। मेरे को ये बात पसंद नहीं है। मेरे नहीं होता, मुझसे मत पूछो, है ना। मुझे ये बात पसंद नहीं है, तेरे को अब जाना चाहिए, तुझे अब जाना चाहिए, मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाना, नहीं मुझे नहीं जाना, ये होता है। आप आपका काम करो, आप अपना काम करो। तो इस तरीके से आपको ये जो है ना क्रिया विशेषण, है ना, अव्यय, ये इनसे संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं, आप लोग इनको देख लेना, है ना। उसे शुद्ध गाय का दूध पिलाओ, नहीं, गाय का शुद्ध दूध पिलाओ, ऐसा होता है। शुद्ध गाय का दूध पिलाओ, है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना ये कितनी तरीके की यहाँ पर अशुद्धियाँ होंगी, तो इनको आप लोग पढ़ लेना, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अशुद्धि वाले प्रश्न हो जाएंगे। फिर आपको वाक्यों का क्रम लगाने को आ जाएगा, तो आप लोग बस यहाँ से देख लेना। वैसे देखा जाए तो, है ना, वैसे देखा जाए तो प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के अभी इसको पचा सकती है, ठीक है ना। तो नाना भांति के खाद्य पदार्थ अथवा भोज्यों को पचा सकती, यानी कि वाह तो लास्ट में होगा, ठीक है ना। तो ये तो लास्ट में बन जाएगा वाह, ठीक है। फिर इसके बाद वैसे देखा जाए तो उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में नाना भांति के खाद्य पदार्थ अथवा भोज्य पदार्थों को पचा सकती है। ये मेरा क्रम बन रहा है, क्या बन रहा है? ला, या, रा और वा। ला या रावा, ला या रावा, यानी कि ये है। तो इसको थोड़े से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इन वर्डों की, ठीक है। फिर आपके आते हैं रस। अगला क्वेश्चन आपका आएगा रस से। जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ लेने हैं, सभी के मैंने नोट्स यहाँ पे रख दिए हैं। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत नैन ही सो बात। बढ़िया, बताओ, नैनों से बात चल रही है तो संयोग श्रृंगार होगा। श्रृंगार मतलब वही प्यार मोहब्बत। दो तरीके से होंगे, या तो मिल रहे होंगे, बिछुड़ रहे होंगे तो वियोग, और मिल रहे होंगे तो संयोग। तो संयोग में क्या होगा, देखो बढ़िया, है ना। कहत नटत रीजत खिजत, समझ रहे हो ना, बिल्कुल चुलबुलियाँ चल रही हैं इधर पे। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे, वैसे तो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको रस और उनके प्रकार याद करने हैं, उनके स्थायी भाव याद करने। श्रृंगार का रति प्रेम होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह, रोध का क्रोध, भयानक का भय, भीवस का घृणा और जुगुप्सा, है ना, ये आपके होते हैं। अद्भुत का विस्मय और आश्चर्य, ठीक है। ये आपके कितने हो गए? 8 तो रस हो गए, ये मेन रस है ना। और इसमें श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। फिर जो नवा जो रस आपको दिया है वो उसका मीनिंग होता है सम और निर्वेद। शम और निर्वेद, आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है किसने कितनी मानी है। फिर इसके अलावा आपके 2 और रस होते हैं, वात्सल्य रस, है ना, वत्सल रस होता है जिसका वात्सल्य रति, इसका स्थायी भाव होता है। भक्ति रस होता है जिसका अनुराग और भगवत विषयक रति जो होता है, ये दोनों ही श्रृंगार रस के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो
वैसे रसों की संख्या अभिनव गुप्त के हिसाब से 9 है और भरत मुनि के हिसाब से 8 है। नाटक में भी 8 ही रस होते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि को ही बोला जाता है। रस के अवयव हैं, 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव 9 होते हैं, आपने देख लिया, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 ही होती है। विभाव 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, है ना। फिर इनको डिटेल अभी अपन देख लेंगे। अनुभाव आपके शरीर के जितने भी विकार होते हैं वो अनुभाव होते हैं। संचारी भाव जो मन में आने जाने वाले होते हैं। तो अनुभाव आपके जो होते हैं वो 8 होते हैं और संचारी भावों की संख्या होती है 33। खैर ये सब आपको नहीं पूछने वाला, ये सब आप में MPSI में पूछे जाएंगे। ये काव्य गुण हैं, ये अलग से लगा दिया मैंने। आप यहाँ पर अगर इनको पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सभी संचारी भावों की संख्या, विभाव, अनुभाव का डिटेल लिखा रखा है यहाँ पे, है ना। रसों के एग्जाम्पल आप एक बार देख लेंगे यहाँ पर कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में मिलने वाला, वियोग में बिछड़ने वाला। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु, है ना। हम पे जब से श्याम सिधारे, मतलब जब से श्याम भगवान चले गए तब से अब बस सूखा ही सूखा है ना। हास्य रस तंबूरा ले मंच पर बैठे प्राम प्रताप, मतलब हंसी का फीलिंग जहाँ पे आए। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, जहाँ पे कोई मर जाए, निपट गया हो, जिसका स्वर्गवास हो गया हो। वीर रस जहाँ पर मतलब लड़ाई भिड़ाई की बात चले, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। रौद्र रस गुस्सा आ जाए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, इस तरीके का। भयानक भय भय आ जाए, मतलब कि सांप आप देख के भय लग गया है ना, तो इस तरीके से आ जाए। बीभत्स रस जब मतलब कि कोई बिल्कुल घृणा आ जाए, सर पर बैठे हो काग आँख दो हाथ निकाला, तो कोई गाय वाय सड़ रही मर रही हो, तो ऐसे करके कुत्ता कहीं पे सड़ रहा हो तो कैसा आता है, बिल्कुल की घृणा टाइप आ जाती है मन में। अद्भुत रस बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लो कि बिल्कुल अद्भुत कोई जादू टाइप का हो रहा है वहाँ पे, अद्भुत रस। शांत रस जब भी आपको एक तरीके से कबीर के दोहे वगैरह इस तरीके के आ जाएं तो आपको ये लगाना है ना। तो और वत्सल में तो जब भी आप बच्चों की बातें हो रही हों तो वहाँ पर वत्सल रस होगा, वात्सल्य रति उसका वो होगा। फिर भक्ति रस जब भी भगवान की भक्ति से संबंधित आ जाए। देखो भगवान की भक्ति और शांत रस में थोड़ा सा अंतर है। शांत रस में मतलब आपको नीतिपरक बातें की जाएंगी और भक्ति रस में आपको भगवान की भक्ति की बातें की जाएंगी। और ये सब हमने पढ़ ही लिया है, आप लोग इसके देख लेना। 80 की आमद 84 का खर्च, लोकोक्ति आने वाली है आपकी एग्जाम में, लोकोक्ति मुहावरे। तो 80 की तो आमद है, खर्च है 84 का, यानी कि आमदनी से अधिक खर्च हो रहा है, आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहा है, ये इसका मीनिंग है। फिर यहाँ पर है तेनाली राम विदूषक थे के अर्थ के आधार पर। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तेनाली राम विदूषक थे, मतलब इसने इच्छा तो कर नहीं रहा, ये संदेह भी नहीं जता रहा, आज्ञा भी नहीं दे रहा, तो क्या है ये विधिवाचक वाक्य, मतलब कि वो विदूषक थे, बिल्कुल विधि अनुरूप सत्य है, मतलब कि कानूनी सत्य बात है ये, है ना। मतलब जो बात मतलब सत्य हो उसे हम विधिवाचक बोलते हैं। ठीक है, इसके मैं अभी लगाऊंगा, इसके भी नोट्स हैं इसी में। फिर यहाँ पर क्या है, संक्षेपण, मतलब कि किसी बात को बहुत शॉर्ट में कहना संक्षेपण होता है, और छोटी सी चीज़ को बहुत विस्तृत करना उसे पल्लवन बोलते हैं। तो संक्षेपण इसका क्या है भाई, ये बोल रहा है यहाँ पर कि कोई हमारा काम वक्त पर करे तो उसका लाभ, और अगर अवसर निकल जाए और तो उस सहायता उपकार किसी तरीके का क्या लाभ, है ना। मरीज के दम तोड़ने के बाद डॉक्टर के पहुंचने का क्या मतलब। इसी तरह किसान की बात हो तो उसे क्या होना चाहिए, मतलब भाई का वर्षा जब कृषि सुखानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी, मतलब जब कृषि फसल सूख गई तो वर्षा हो जाए उसका क्या मतलब, है ना, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। तो ये लोकोक्तियाँ कहावतें मैंने लगा के रखी हैं कई सारी, आप इनको पढ़ लेना, एक एक बार ही पढ़ने की रहती हैं। वाक्य के भेद, हाँ ये मैं आपको बताने वाला था कि वाक्यों के भेद। देखो कई तरीके के वाक्य होते हैं, विधानवाचक वाक्य होते हैं, है ना, और निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। देखो संदेहवाचक में आपको संदेह होगा, शायद शाम को वर्षा होगी, है ना, या फिर वर्षा हो जाए। इच्छावाचक तुम्हारा कल्याण हो वत्स। प्रश्नवाचक जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हो। आज्ञावाचक बाजार जाकर फल ले आओ, है ना। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे। फिर इसके बाद निषेधवाचक जब अपन मैंने खाना नहीं खाया, है ना। फिर विधानवाचक मतलब हो रहा है, बिल्कुल सत्य है, तो जैसे वर्षा हो रही है, अभी बाहर वर्षा हो रही होगी तो मैं क्या बोलूँगा, वर्षा हो रही है, विधानवाचक वाक्य है। तो इस तरीके से ये अपने वाक्य के भेद हैं। इसके अलावा भी और भी टाइप के अपने वाक्य होते हैं, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य बिल्कुल सीधा सीधा, राकेश ने भोजन किया। संयुक्त वाक्य में जो
और एवं वगैरह से जुड़े हैं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, मतलब दो वाक्य एक साथ जुड़े हों, है ना, तो संयुक्त तो बोलेंगे। मिश्रित वाक्य में जैसा वैसा, जब तब, जब जब बारिश आती है तब तब छत टपकती है, ऐसा, है ना, तो ऐसे वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लोग एक बार पढ़ लेना। मुहावरे, तो मुहावरे भी मैंने आपको लगा के रखे हैं यहाँ पे कई सारे, ये मुहावरे आप लोग देख लेना इनको एक बार, काफ़ी आईएमपी मुहावरे हैं ये, है ना, तो इनको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, फिर अलंकार, अगला देखो क्वेश्चन सारे समाप्त हो चुके हैं, फिर इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपको आ सकता है, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अलंकार आप लोग को यहाँ पर मैंने कुछ अलंकार टिक करके रखे हैं। देखो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, है ना, दो तरीके के होते हैं, एक और भी अपना अलंकार बन गया है, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, है ना। देखो शब्द अलंकार जो शब्द से संबंधित हो, अर्थ अलंकार जो अर्थ से संबंधित हो। देखो शब्द अलंकार कभी आपसे यही पूछ लेता है कि अनुप्रास अलंकार शब्द है कि अर्थ है, तो ये क्या है, शब्द अलंकार है। देखो कैसे शब्द अलंकार है, जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ना, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, मतलब जब भी व्यंजन वर्ण बार बार आ, जैसे पा आ गया है 2 बार, है ना, सा आ गया है, दा आ गया, ये रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी रिपीट हो तो अनुप्रास अलंकार होता है ना। इसी तरीके से 6 का अनुप्रास हो गया, है ना। अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति, मतलब कि मतलब आ तो रहे हैं लेकिन वो क्रम से आएंगे, तो 6 का अनुप्रास होगा। वृत्तानुप्रास लाटानुप्रास इतना आईएमपी नहीं है। यमक अलंकार आईएमपी है। यमक अलंकार में क्या होगी, शब्दों की ही आवृत्ति होगी, है ना, वर्ड की नहीं, मतलब वर्णों की नहीं होगी, शब्दों की आवृत्ति होगी, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का, इस तरीके से होगा। श्लेष अलंकार होगा जब एक शब्द से एक से अधिक अर्थ हों, है ना, मतलब जुड़े हुए हैं, चिपके हुए अर्थ हों, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, यानी कि इस पानी से 3 चीज़ें चमक मतलब जुड़ी हुई हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल, 3 मीनिंग इसके निकल रहे हैं। वक्रोक्ति में क्या होता है, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त भिन्न अर्थ होता है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है, मतलब यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है, यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको जब क्लास लूँगा तो इसकी 1-1 घंटे की क्लास होती है, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी के लिए आपको दे रहा हूँ, है ना। जब भी आपका छी छी राम राम चुप चुप देखो देखो कैसे लड़की है कैसा लड़का है, तो ये वीप्सा अलंकार होगा। अर्थ अलंकार में आपके देखेंगे उपमा अलंकार, जब भी आपका किसी से कंपैरिजन किया जाए, है ना, सी वर्ड हो, है ना, इस तरीके के कुछ वर्ड यहाँ पर लिखे रखे हैं, जैसे कि उपमा दी जाए आपकी, है ना, जैसे कि सा ऐसा जैसा ज्यों उसके जैसा उसके सा, है ना, इस तरीके के वर्ड हों वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि आपको बोला है मुख, जैसे कि मुख चंद्र सा है ना, मुख चंद्र सा है, मतलब चांद जैसा मुख है, मतलब कि उपमा हो रही है। प्रतीप जो होगा आपका, प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है, यानी कि मुख चंद्र सा नहीं है ना। मुख चंद्र सा नहीं है, जो चंद्र है वो मुख जैसा है ना, मुख सा क्या है, चंद्र है, मतलब कि अभी हम क्या दे रहे थे, चांद की तुलना मुंह से कर रहे हैं, है ना, मतलब समझो यहाँ पर उपमेय उपमान समझना पड़ेगा, मैंने नहीं बताया। देखो उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि उपमेय, जैसे कि मान के चलो अपन ने बोला कि बच्चे का मुख चांद सा है, तो बच्चा क्या है, उपमेय है, चांद क्या है, उपमान है। ठीक है, तो बस यही चीज़ यहाँ पर है, बस उपमान को उपमेय बना दिया जाता है यहाँ पे, बस उपमान क्या हो जाएगा, अपना मुंह हो जाएगा। पहले क्या था, चंद्रमा था, और चंद्र क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, पहले चंद्र उपमान था। ठीक है, तो इस तरीके से संदेह अलंकार जब होगा, जब उसमें उपमेय उपमान में संदेह है, मुंह है या चंद्र है समझ में नहीं आ रहा, है ना, संदेह हो जाएगा वहाँ पे, है ना। समझ ना आया मुझको वो लड़की थी या थी जादू। उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, उपमेय में उपमान की संभावना हो, मुख मानो चंद्र है, मतलब मानो मनु मानहु जनु इस तरीके के वर्ड हों, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का आरोप होता है, बिल्कुल निषेध रहित, मतलब मुँह चंद्री है, बना ही दिया, मतलब कि, है ना, तुम तो चांदी हो। ठीक है। समझ लो, फिर ये हो जाएगा। फिर अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर दी जाए, ये चंद्र है, मतलब चांदी है, ये आदमी नहीं है, ये चांद है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चढ़ा के बात हो गई।
इस तरीके से भ्रांतिमान में आपका भ्रम हो जाएगा, भ्रम, है ना। मतलब कि जब यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिरत घनत नूतन पथिक चलित चकित चतिभागी, फूल्यो देख पलाश वन समुझी दवाई, मतलब पलाश के वन को देख के उसने जंगल समझ लिया, उसे भ्रम हो गया। फिर ये जो है, फिर इसमें व्यतिरेक पढ़ लेना, है ना, थोड़ा सा ये अलग। अनुयुक्ति, ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति क्या होता है? निंदा से स्तुति या स्तुति से निंदा। देखो ब्याज स्तुति क्या होगा, प्रत्यक्ष में तो निंदा कर रहे हैं, परोक्ष में स्तुति हो रही है। और ब्याज स्तुति मतलब ब्याज निंदा मतलब कि पहले तो मतलब सामने तो अच्छी भलाई की बात कर रहा है, लेकिन परोक्ष में उसकी निंदा हो रही है। फिर विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति, ये अलंकार आप लोग देख लेना। विभावना में मतलब कारण के अभाव में कार्य, जैसे बिनु पद चले, सुने बिनु काना, करे बिनु करम, करे विधि नाना। मतलब पैसा रुपया जो होता है ना, क्या होता है, बिना पैर के ही चलता है, मतलब कि पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका, और अगला जो अलंकार हो जाएगा आपका आईएमपी, मानवीकरण अलंकार। ये काफ़ी बार ज़्यादा एग्जाम में आया है ना। जैसे कि अमानव चीज़ें हैं उनमें मानवीय गुणों का आरोपण जब भी हम कर देते हैं, जैसे कि प्रकृति को जब हम मानव का रूप दे देते हैं तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल बार बार पूछा जाता है कि मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे, है ना। मतलब कि मेघमय आसमान था तो संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे, मतलब संध्या है, मतलब जो शाम है उसको एक परी से तुलना कर रहे हैं, और परी मतलब कि एक कोई मानव है वो कि धीरे 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 उतर रही है आसमान से, तो मतलब प्रकृति को मानव का रूप दे दिया, तो क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं। शॉर्ट में अब ऐसे ही अभी आपका एग्ज़ाम बस आने ही वाला है, बाकी जो अदर एग्ज़ाम जिनके भी होने वाले हैं उनको अपन डीपली पढ़ाएंगे, काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ाएंगे, और बिल्कुल सामने आके पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं पर्दे के पीछे हूँ। छंद हैं, छंद आप लोग को देख लेना है, छंद को आप लोग को पढ़ना है। मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, मात्राएं गिनना भी आपको सिखाऊंगा, तो ये आपको बस मैंने नोट्स अभी यहाँ पे लगा के रखे हैं, है ना, तो इनको आप लोग पढ़ लेना। जैसे चौपाई में आपके 16 मात्राएं होती हैं, दो कुछ आईएमपी में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके वार्णिक छंद हैं, कुछ प्रमुख वार्णिक छंद, जैसे कि मैंने आपको बोला सवैया, 22 से 26 वर्ण होते हैं, है ना, इनको मैंने पीछे भी लिख के रखा है आई थिंक, है ना। दोहा में आपके 11-13, मतलब आप लोग देखेंगे कि आपके जो विषम पद होंगे, है ना, पहले और तीसरे में, है ना, और दूसरे और चौथे में आपकी 11 मात्राएं होंगी, ये आप लोग देख लेना। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये बार बार पूछा जाता है कि कुंडलियाँ छंद किस किस से मिलके बना होता है, दोहा और रोला से मिलके बना होता है। छप्पे छंद रोला और उल्लाला से मिलके बना होता है। इसका मैंने यहाँ पे लगा, हाँ ये है, इसको आप अगर देखेंगे कि आपके जो मात्रिक छंद हैं, है ना, मात्रिक छंद, मात्रिक में जैसे आपके सममात्रिक होते हैं, अर्ध सममात्रिक होते हैं, इनको अपन देखेंगे। सममात्रिक में सभी जो जितने भी आपके वो होंगी लाइनें, है ना, उनमें सभी में मात्राएं समान होंगी। जैसे चौपाई होगी, 4 लाइनें होंगी, उनमें सभी में 16-16 मात्राएं होंगी, है ना, तो ये चौपाई हो गया। रोला में आपकी 24 होंगी, गीतिका में 26 होंगी, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होंगी, तो ये आपको याद रखना है, ये मात्राएं ही पूछी जाती हैं। अर्ध सममात्रिक में वर्व्य छंद होता है, तो इसमें होती हैं 12 और 7 मात्राएं होती हैं, विषम और सम में, है ना। और फिर इसको याद करने की ट्रिक है, वे 200 उल्लू, वर्वे 200 उल्लू, ठीक है। ये क्या था, ठीक है। दोहा में आपकी 13 और 11 मात्राएं होती है, टोटल 24। सोरठा में आपकी 11-13, सोरठा दोहा का उल्टा होता है। उल्लाला में 15-13 होती हैं, तो इनको आप लोग एक बार थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। कुंडलियाँ, देखो कुंडलिया को अपन ने याद किया है डॉक्टर RO से, डॉक्टर RO अगर अपन लिख देंगे तो कुंडलियाँ हो जाएंगे। देखो डॉक्टर, सॉरी हाँ, डॉक्टर RO यानी कि ये पूरे की ही ट्रिक है। डॉक्टर डी मतलब कि दोहा, है ना, है ना, ये दोहा है और रोला है। डी मतलब दोहा, आर मतलब रोला, ठीक है। तो 2 लाइन दोहा की होंगी, 4 लाइन आपकी रोला की होंगी, तो दोनों मिलके आपकी क्या बनाएंगी, दोहा और रोला मिलके आपकी कुंडलियाँ बनाएंगी। इसी तरीके से डॉक्टर के बाद होता है RO, तो रोला प्लस उल्लाला दोनों मिलके आपकी क्या बनाएंगी, छप्पे छंद बनाएंगी, ठीक है। तो इसकी मैंने ये छोटी सी ट्रिक है, डॉक्टर RO, डॉक्टर होगा मतलब कि कुंडलियाँ होगी, RO मतलब होगा छप्पे छंद, दोहा रोला
रोला उल्लाला, ये अपन भूल जाते हैं कि किस में कौन सा था। तो इस तरीके से आप लोग का ये जो इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी हिंदी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा। पूरा का पूरे नंबर आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। ये जो पेपर था उद्यान विकास अधिकारी का था और इनका पेपर अभी 6-7 तारीख को होने वाला है, एडमिट कार्ड जल्दी ही रिलीज़ होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एक बार पढ़ लेना। मैंने वहाँ की, मुझे भी पता है मैंने आपको डीपली नहीं पढ़ाया है इसमें, मैंने बस आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन चीज़ों से दिया है। जिनने पढ़ाई करी होगी तो उन्होंने अच्छे से कनेक्ट कर लिया होगा। बाकी जो लोग पूरी हिंदी अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं सब इंजीनियर और बाकी जितने भी ग्रुप बचे हैं उनके लिए हिंदी में डीपली पढ़ाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं PDF वहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।